दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस, जिसे केंद्रीय विद्यालय संगठन से जाना जाता है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। ये जिस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं वो 23 दिसंबर 2018 को लिया गया था। तो आज हम लोग इस पेपर का इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया है कि एक हिस्से को अंडरलाइन कर दिया गया है और बोला गया है कि क्या उसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है। अगर उसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है तो गिवन 4 ऑप्शन में से किससे रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हमें देखना है कि रिप्लेस करना है या नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में सेंटेंस लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ है और ज़्यादातर ऐसा ही आपके पेपर में आता है। एक हिस्सा है इफ क्लोज वाला, ये पार्ट। ये जो पार्ट है ये कंडीशन को दिखाने का काम कर रहा है और ये जो पार्ट है कोमा के बाद वाला, ये मेन क्लोज का काम कर रहा है। तो अगर हमें चेक करना है मेन क्लोज में, तो सारा का सारा जो भार आ जाता है वो आ जाता है इफ क्लोज के ऊपर। यानी कि अब सबसे मेन हिस्सा ये है जिसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को चेक करना है। और जब हम इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास हेड गिवन है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी गिवन है। यानी कि ये स्ट्रक्चर पास्ट का है। तो अगर इफ क्लोज पास्ट में है तो मेन क्लोज जो है, यानी कि ये जो पार्ट है ये भी पास्ट में ही रहता है। अगर ये बात होती कि ये कोई इफेक्ट बता रहा होता तभी हम इसको प्रेजेंट में रख सकते थे। तो पहली बात तो ये है कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया, जो पास्ट को रिप्रेजेंट करने का काम नहीं करता, तो हम इसे काट देते हैं। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, इस पार्ट में भी क्या गलती है कि जो नोट है, सिंपली समझिए इस बात को, नोट जो है ये हैव के बाद आना चाहिए। नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब से पहले किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है और मेन वर्ब से पहले। तो ये पार्ट भी गलत हो गया। अब बात बची सेकंड की और फोर्थ की। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर मोडाल के बाद कंटिन्यूस और यहाँ पर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट का स्ट्रक्चर था इसलिए हमें इस साइड भी परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही लेके जाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि वुड नॉट हैव नोन। यहाँ पर जो चीज़ पार्ट गिवन थी वो भी गलती थी क्योंकि विल गिवन था, तो पास्ट में तो जाना ही चाहिए था इसको। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगर आपको कंडीशनल्स के बारे में पता है, उसकी स्टडी आप कर चुके हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको। केवीएस के अगर आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे या फिर मेरी अदर वीडियोस को देखेंगे तो कंडीशनल जहाँ पर डिस्कस किया है वहाँ पर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला कि हमें एक इडियम गिवन है और ये बताना है कि उस इडियम की क्या मीनिंग बनेगी। ठीक है, तो देखिए इडियम क्या है, बी बाउंड अप विथ। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड। तो ये तो आपका स्टैटिक पार्ट है, ये तो आपको एज इट इज़ याद करना होता है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं होती। इडियम्स को और वोकैब को आपको बेहतर तरीके से याद करना पड़ता है। इसके लिए आप डेली मेरे जो एडिटोरियल प्लस वोकैबलरी की वीडियोस हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये बताना है कि जो
अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि यहाँ पर है हमारे पास एविक्टेड। जो 4 गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन उसकी मीनिंग को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। तो हमें सिचुएशन को समझना होगा। यहाँ पर क्या है गिवन इस क्वेश्चन में, अ नंबर ऑफ टेनेंट्स, इसका मतलब होता है किराएदार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, किराएदार। हैव बीन एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट, अगर कोई रेंट नहीं देगा, समझिए इसको, रेंट नहीं देगा, तो अगर मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं भी पता तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर रेंट नहीं देगा किराएदार, तो क्या उसे पार्डन या एक्सक्यूज़ किया जाएगा? नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है। हम कभी भी एक्सेप्शनल केसेस की तरफ नहीं जाते, हम जनरल चीज़ों की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला बेस्ट एक्सप्रेस करे जो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ इसकी भी संभावना हो सकती है, संभावित चीज़ों की तरफ ना जाके बेस्ट पॉसिबल चीज़ों की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो अब ये 2 बचे। अब मुद्दा ये है कि जो सेंट आउट है उसका मतलब होता है भेजना, ठीक है, और थ्रोन आउट का मतलब होता है फेंकना। तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ से फेंक दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया, तो आंसर क्या होगा? 4th, सेकंड आंसर नहीं होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कई बार बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें ग्रामेटिकली सही हो सकती है, लेकिन हमें बात ये ध्यान रखनी है कि हमें मोस्ट सूटेबल वन छांटना है, जो बेस्ट एक्सप्रेस कर पाता हो मीनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपल एक फिलर दे रखा है, उसको फिल करना है और बताना है कि उसकी जगह पर क्या लिया जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। जिम केम यस्टरडे, इस पार्ट में पास्ट में ले रखा है, यानी कि ये जो बात कही गई है ये पास्ट के किसी एक पॉइंट पर बोला गया। मान लेते ये वो पॉइंट है जब वो आया था और यस्टरडे बोला है। अब ये प्रेजेंट की स्टेट बता रहा है, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे, और यहाँ पर क्या आया? टुडे, ठीक है। तो अगर वो कल आया था और अब बोल रहा है कि टुडे, और अगर आप मेरी टेंस की वीडियो देखें तो मैंने वहाँ पर बताया है कि टुडे के साथ कौन कौन से टेंसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी बुक में देखकर ये रट्टा मार ले कि टुडे के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कीजिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने सब बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इवन पास्ट का या फ्यूचर का क्या लेना देना होगा टुडे के साथ, उसका लिंक क्या होगा टुडे के साथ, कब इस्तेमाल किया जा सकता है कोई टेंस इसके साथ और कब नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। तो टेंस के ऊपर जो वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाने से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अगर उसको नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट हिंट्स होती है स्टूडेंट्स, अगर उसको नहीं पता है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो एक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए चारों ऑप्शन में देखने से तो पता चल ही जा रहा है कि ही के आने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो बात इधर है, फ्यूचर की तरफ है। अब देखिए टुडे जो है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पूरा दिन है, इसको टुडे मान लेता हूं मैं, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में। तो टुडे में कौन सा टेंस आ सकता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट से बोल रहे हैं। सपोज करिए कि मैं इस पॉइंट से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से बोल रहा हूँ और वो जो चीज़ है वो पहले हो चुकी है, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में हुई है, तो मैं उसे पास्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में रखूँगा, ठीक है। और अगर वो इवनिंग में या नाइट में यानी कि आगे वाले पार्ट में होनी है तो फिर मैं उसको फ्यूचर में भी रख सकता हूँ। और क्योंकि इसे नहीं पता है तो इसका मतलब अभी तक जिस पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ, टुडे के जिस पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ उससे पहले तो वो नहीं हुआ होगा, वरना उसको पता होता। तो इसका मतलब कि पास्ट वालों को एलिमिनेट कर देंगे, केम निकल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है तीनों के तीनों फ्यूचर में, यानी कि वो पॉइंट आगे का है। अगर आगे का है तो शैल तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सजेशन या फिर उसके हिसाब से आता, पोलाइटनेस के हिसाब से आता, बट हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर विल बी कमिंग और विल हैव कम,
विल हैव कम एक परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता है, नहीं कंप्लीट, लेकिन क्योंकि ये प्योर आपकी प्रेडिक्शन है तो इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट, यानी कि विल बी कमिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी आप टेंस की वीडियो देखिए और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई भी पेपर क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बात माइंड में रखिए कि जब तक आप गहराई से किसी सब्जेक्ट को नहीं सीखने की कोशिश करेंगे तब तक आपका पेपर क्लियर होना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अंडरलाइन कर दिया गया है एक फ्रेज को और बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसको फिट कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। जॉर्ज वाज लेट टू अरेस्ट बिसाइड हीज पेरेंट्स। ओके, बिसाइड का मतलब है पास में, नियर, और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, उसमें क्या होता है, एस लगा होता है, इसमें एस नहीं है। तो बात यह है कि इस लॉजिक को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक टेबल समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। देखिए, ले, लेड, लेड, लेइंग। ठीक है, और एक वर्ब होता है LIE, लाई, ले, लेन और लाइन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बताई मैंने। अब समझने वाली बात ये है कि ये होते हैं ट्रांजिटिव और ये होते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या रोल है इसमें समझिएगा। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सके, और इंट्रांजिटिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट ना ले सके। अब एक बात तो आपको समझनी होगी कि अगर स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। लेकिन अगर हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव हुआ तो उसका तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है। अगर उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। और ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे वाज के बाद ये जो स्ट्रक्चर है जॉर्ज वाज लेट टू अरेस्ट, ये पैसिव ले रखा है। और पैसिव सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बन सकता है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, ये दोनों थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यानी आ सकते थे तो ये दोनों ही आ सकते थे, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3। तो लेन कहीं पर गिवन नहीं है, अगर होता तो गलत हो जाता। अगर मैं लिखता जॉर्ज वाज लेन तो वो होता इनकरेक्ट। ठीक है, तो लेड को हम सही मान सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ले है। अब ले या तो यहाँ पर V2 है या फिर यहाँ पर V1 है, और वाज के बाद ना तो V2 आ सकता है ना V1 आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात यह है कि सर ये लाइड क्या हो गया, ये कुछ नहीं है, लाए एक वर्ब है जिसका मतलब है झूठ बोलना। अब देखो ये जो ले है इसका मतलब क्या है, रखना या डालना, और LIE लाई का मतलब है लेटना, गिरना या फिर पड़ा होना। और एक LIE एक और वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, झूठ बोलना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, लाइड, लाइड थर्ड फॉर्म और लाइंग फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर लेटने से मतलब है यहाँ पर झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इस हिसाब से इसको और इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आंसर हमारा क्या बच गया, सेकंड। ठीक है, लेड टू रेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस लॉजिक को अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक सेंटेंस है, उसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया है और बताना है कि किस हिस्से में गलती है। ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए, द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स फॉर द LDCs एंड UDCs। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर इसमें एरर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है कि एक वर्ड आपको गिवन है हुडलम, और इसको बेस्ट कौन सा एक्सप्रेस करा है, इसका मतलब कि सेम मीनिंग पूछी गई। इसके लिए आप मेरे एडिटोरियल वाला जो पार्ट है उसको देखिए। आप एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी करके जो सीरीज है उसको देखिए, मज़ा भी आएगा, रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका अच्छे से अटैम्प्ट होगा, कहीं क्लोज टेस्ट किसी पेपर में आता है वो अच्छे से अटैम्प्ट होगा, और सेम मीनिंग और अपोजिट यानी वर्ड मीनिंग आपकी बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे जो इसका मतलब होगा वो होगा क्या, ए वायलेंट क्रिमिनल। ठीक है, हुडलम मतलब क्या होता है, ए वायलेंट क्रिमिनल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर अपोजिट बोला है, किसका, डस्की का। तो डस्की का अपोजिट क्या होगा, कोशिश कीजिए बताने की, वो होगा ब्राइट। डस्की का मतलब कहीं ना कहीं काला होता है, तो ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, बेस्ट। देखिए, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब हो गया सेम मीनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है सेम मीनिंग बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा, फॉलिबल का मतलब जो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से निकल पाएगा वो निकल पाएगा थर्ड, एबल टू स्टिच पीसेस टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। इसमें बोला है कि जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है उसको वर्ब के सही रूप से हमें भरना है। जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो हमें भरना। अब क्या गिवन है देखो यहाँ पे, आई डू नॉट बोदर मच अबाउट मनी। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता है कि मुझे पैसे की ज़्यादा परवाह नहीं है। आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रेजेंट के टाइम पर, प्रेजेंट के पॉइंट पर वो कह रहा है डू नॉट। इसके टेंस को समझिए, ये तो गलत नहीं हो सकता ना। डू नॉट बोदर, तो ये प्रेजेंट की स्टेट है कि वो प्रेजेंट के इस पॉइंट पर बोदर नहीं करता। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ऑल माई लाइफ। ऑल माई लाइफ का मतलब क्या है कि इससे जो पीछे वाला जो पार्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जहां पर भी उसने होश संभाला, जहां पर भी उसने कमाना स्टार्ट किया वो पॉइंट मान लेते हैं ये। तो इस पॉइंट से लेके दोबारा दिखाता हूं, पास्ट का एक पॉइंट मान लेते हैं जहां से उसने बोदर करना स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट से लेके प्रेजेंट के इस पॉइंट तक उसने बोदर किया है मनी को, पैसे को। तो ये डायग्राम बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट के किसी पॉइंट से अगर कोई इफेक्ट पड़ता है प्रेजेंट के पॉइंट तक तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम थर्ड ऑप्शन को निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन को निकाल सकते हैं, सेकंड ऑप्शन को निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देखिए टेंस को देखिए आप, अगर आप KVS का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश आएगी तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो समझिए कि आधा पेपर आपका सॉल्व। तो बेहतरीन तरीके से मैंने कंप्लीट टेंस करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर टेंस के ऊपर वीडियोस देखें तो आपको सारा कन्फ्यूजन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। टाइमलाइन डायग्राम से करवा रखा है, कोई रूल, सारी की सारी चीज़ें लॉजिक से करवा रखी, कोई उसमें रूल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ गलतियां हुई हो तो माफ़ करें। थैंक यू सो मच।